चलिए, गुड इवनिंग। अब ऑडियो आपको क्लियर होंगे। न्यू एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन वाला ही ऑडियो कैप्चर कर लेता है, अपना मैक करता नहीं है, तो ध्यान से थोड़ा उतर गया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने टायर बैलेंस बनाने के लिए सीख गए थे, तो इसी को आगे आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है और आज थोड़ा हम कम दिखाई दे रहे हैं। आवाज कहाँ है सर जी? आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, तो अब ऑडियो और वीडियो दोनों सही होंगे। आगे स्टार्ट करें, कमेंट कीजिएगा एक बार। ओके, चलिए अंसारी जी ओके, प्रेम कुमार, सन्नी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बनाने के लिए तो ऐसे जनरली आप लोग जानते ही हैं, बट किस तरह से बनता वो हम लोग देख लिए। समानता जो हमारा विधि है वो आपको पता ही है कि शेष विधि को नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। शेष विधि में क्या हम लोग देखा कि जितनी भी हम लोग पोस्टिंग में अकाउंट बनाए थे, यानी पोस्टिंग के अंतर्गत जितनी भी अकाउंट थे उसकी बैलेंसिंग को हम लोग लाके खाली लिख देना था। ठीक है, अब हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस जब हम लोग बनाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है सूर्य वाला सन। चलिए रहने दीजिए ना, वो देख लेते हैं हम लोग ना, थोड़ा सा वीडियो में है नॉर्मल जना रहे होंगे तो कोई नहीं, अब जितना दिख रहे हैं उतना से काम चलाइए, बाकी तो स्क्रीन आपको ठीक ही है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शेष विधि का जो किस तरह से प्रयोग करते हैं बनाने में, वो हमने जान चुके हैं कि जो भी बैलेंसिंग अमाउंट था अकाउंट का उसको हम लोग सीधे लेजर का जो फॉर्मेट हमारे पास था उस फॉर्मेट में हम लोग लाके डाल देते हैं। टाइटल्स अमाउंट और लेजर फोलियो का जो कॉलम होता था, यहाँ पे टाइटल, इसके बाद अपना लेजर फोलियो, अमाउंट प्लस अमाउंट और माइनस अमाउंट। ठीक है, ये फॉर्मेट था। और पोस्टिंग में से क्या करना था, जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो उठा उठा के डाल देना, जिसका डेबिट बैलेंस डेबिट में, क्रेडिट है उसका क्रेडिट में। यहाँ तक हम लोग सब क्लियर थे। आगे अब इसे देखेंगे। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। कल का जो बेसिक था वो तो सिर्फ समझने के लिए चीजें थी, और जो थ्योरी पार्ट था और ऐसे न्यूमेरिकल तो कुछ आता नहीं है, बट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे टायर बैलेंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमने कल देखा था कि जो टायर बैलेंस से क्या हम लोग फाइंड आउट नहीं करते हैं, जो शुद्धता अशुद्धियां हैं वो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, बस अंगगणितीय शुद्धता को हम लोग को जान पाते हैं। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देख लेंगे। जो नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग आएंगे। अपना जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एरर है। क्या है एरर, जब कैसे पता चलेगा कि कौन सा एरर है, और इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए कल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो सेशन था वो ठीक ही था, मैंने जो थ्योरी पार्ट था उसका ठीक था, बाकी न्यूमेरिकल जो बनाना था तो ना के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, यानी अशुद्धियों का वर्गीकरण। मान लेते हैं कि अब गलतियां तो होगी, अकाउंटिंग का जो लेखा होता है वो हम आप जैसे लोग ही करते हैं। जो अकाउंटेंट है या जो भी बीकॉम वुकॉम के होते हैं ना, वो फॉर्म में काम करते हैं, तो वो एंट्री करते हैं और वहां पे अशुद्धियां होती रहती है। तो अब उन अशुद्धियों को कितने प्रकार में बांटा गया वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, प्रकृति के आधार पे देखते हैं तो अशुद्धियों को 4 वर्ग में बांटा गया। कितने वर्ग में बांटा गया? 4 वर्ग में बांटा गया। इसी को आगे हम लोग देखते हैं। फर्स्ट आपका है एरर ऑफ कमीशन, यानी लोग की लेख की अशुद्धियां। सेकंड आपका है एरर ऑफ ओमिशन, लोभ की अशुद्धियां। और कंपनसेटिंग एरर, यानी क्षतिपूरक अशुद्धियां। और सैद्धांतिक अशुद्धियां मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो सबसे आपको नॉर्मल है कि जो भी सिद्धांत से संबंधित कोई गलती हो जाएगी तो उसे हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल्स करते हैं। और कंपनसेटिंग का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना। जैसे कंपनसेट सबसे समझेंगे सबसे पहले कि यदि कोई की गाड़ी आप ठोक देते हैं तो क्या करते हैं, उनको बदले में क्या देते हैं हम लोग? कंपनसेट करते हैं। अच्छा कितना का आपका खराब हो गया, तो कुछ इसी तरह से इसमें भी होता है, जो हम लोग आगे देखते हैं। कुछ चीजें यदि डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया और कहीं क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया, तो दोनों का इफेक्ट क्या होता है? जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं एरर ऑफ
ओमिशंस के बारे में देखेंगे। अब ओमिशंस हिंदी में देखते हैं तो लोप हो गया। लोप का मतलब क्या हो गया अपना, गायब हो गया। लोप का मतलब क्या हो गया, गायब हो गया। ठीक है, तो उसी को आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरर ऑफ कमीशंस। तो बारी बारी से इन सभी चीजों का हम लोग अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। एरर ऑफ कमीशन से स्टार्ट करेंगे, फिर सबको पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। यानी ओवरऑल जो आज हम लोग अध्ययन करेंगे वो इतना ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इस चीज जो ये टॉपिक है वो आपको उसको आपको याद रखना है। तो आगे हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग एरर ऑफ कमीशंस पे, कमीशंस के अंतर्गत कि जो सिद्धांत है वो आपको ध्यान में रखना है। तो पॉइंट है वो याद रखिएगा, बार बार कर रहे हैं, इसको आपको हॉल में नहीं लेना है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि एरर ऑफ कमीशंस में क्या होगी, वो देखते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे कि एरर ऑफ कमीशंस है। ठीक है, एक तो बेसिक हमने मोटा मोटी आपको बता दिया कि इस तरह से एरर ऑफ कमीशन है, एरर ऑफ कमीशन, बट डिटेल में भी तो जानना जरूरी है ना कि कैसे हम लोग इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो वो देखेंगे अब हम लोग आगे चल के। फर्स्ट हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, चलिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं कि एरर ऑफ कमीशन किसे करना है। ऐसी अशुद्धियां जो लेन देन की गलत खतौनी, खतौनी का मतलब पोस्टिंग की यहाँ पे बात हो रही है, इंग्लिश में इसे पोस्टिंग कहते हैं। जो जब हमने कैश बुक या सब्सिडरी बुक में जो लिखा था उसके जो ट्रांसफर करते थे उसे हम लोग खतौनी या पोस्टिंग करते थे। तो यही हम बात है कि देखेंगे कि एरर ऑफ कमीशन में कहाँ से पकड़ेंगे पॉइंट को। ऐसी अशुद्धियां जो लेन देन की गलत खतौनी, यानी जो पोस्टिंग कर रहे थे लेजर्स में उसमें गलत हो जाए, खाते का योग में यानी जो अकाउंट हमने बताया उसके योग में कोई गलती हो जाए, या जो शेष हम लोग निकाल रहे हैं उसमें कोई गलती हो जाए, या सहायक बहियों के योग में भी गलती हो जाए। एक तो पहले तो पोस्टिंग के पास आ गए थे, खाते के योग की गलती हो जाए, या शेष निकालने में कोई गलती हो जाए, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सहायक बही है, सहायक बही में तो आपको पता है कि जितनी भी सब्सिडियरी बुक थी, कैश बुक, परचेज बुक, ये सब जो था वो सहायक बुक आपको 5-6 दिया हुआ था। तो उनकी योग में यदि कोई गलती हो जाता है, या देखेंगे प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में गलत अभिलेख कर देते हैं, यानी जो फर्स्ट एंट्री हम लोग करते हैं पुस्तपालन में उसमें यदि कोई गलती हो जाए तो वो एरर ऑफ कमीशंस के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान में रखना कि एरर ऑफ कमीशंस में क्या चीज को ध्यान में रखना है कि वो ऐसी अशुद्धियां जो लेन देन की गलत खतौनी, खातों की गलत योग अथवा गलत शेष, यानी जो बैलेंसिंग हम लोग निकालते थे बैलेंस सीडी, वो यदि गलत हो जाता है, उसके साथ साथ जो हम लोग देखते हैं वो अपना देखते हैं कि सहायक बहियों को गलत योग और प्रारंभिक लेखों में भी गलत अभिलेखन होंगे, तो वो अपना एरर ऑफ कमीशन कहलाते हैं। चलिए, पिक्चर्स नहीं आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, वो लगभग कुछ डिफॉल्ट होंगे। आगे देख लेते हैं 5 नंबर पॉइंट को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, उदाहरण से समझेंगे। अभी तो थ्योरी पार्ट था, वो हमने समझा कि कब कब जो गलतियां होंगी उससे हम लोग एरर ऑफ कमीशन करते हैं। पहला अपना देखना है एग्जांपल के रूप में कि 25,000 रुपये का भुगतान पाल ट्रेडर्स को किया गया। क्या है कि जो भुगतान हम लोग कर रहे हैं यानी कैश पेमेंट कर रहे हैं पाल ट्रेडर को, अपना जो ट्रेडर्स है पाल ट्रेडर, उसे हमने क्या किया, 25,000 रुपया का भुगतान किया। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं इन लेन देन का रोकड़ बही जो अपना कैश बुक था उसमें एंट्री सही हो गया, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू पाल ट्रेडर अकाउंट। सही है क्या, बताएंगे। यहाँ पे 25,000 रुपया का भुगतान किया है और हम यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट टू पॉल ट्रेडर, पी मैंने पॉल ट्रेडर्स। क्या ये एंट्री सही है या गलत है? चलिए, परवीन जी का कमेंट आया रॉन्ग है, और सभी लोग बताएंगे। फर्स्ट आप लोग बताएंगे कि पाल ट्रेडर्स को 25,000 रुपया का भुगतान किया गया है। तो जो हमने एंट्री अपना की है कैश अकाउंट डेबिट टू पाल ट्रेडर्स, चलिए इनका नाम भी पूरा से लिख देते हैं, टू पाल ट्रेडर्स। चलिए, पंकज जी बता रहे हैं सही है, और बताइए सभी लोग, पहले सबका कमेंट देखेंगे। रॉन्ग है, 25,000 का होगा।
अब इनका सुधांशु चौधरी जी का कमेंट क्या है, रॉन्ग, 2500 होगा, हो गया है। अच्छा 25, अभी तो यहाँ पे कहाँ आप लोग जा रहे हैं जी, यहाँ इधर नीचे नहीं आना, यहाँ पे देखिए ये वाली पॉइंट जो आपको लिखा हुआ है उसी पे आना है ना। यहाँ पे देखिएगा 2500 रुपये का ये वाली पॉइंट आपको ना को करना है, अपने को क्या करना है, ये वाली पॉइंट करना। 25,000 रुपये का भुगतान पाल ट्रेडर को कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगा, वो हमने पूछा, जो हमने यहाँ पे एंट्री की वो सही है या गलत है ये आपको बताना है। चलिए आ गया है जय गुरुदेव का पाल ट्रेडर टू कैश, पाल ट्रेडर टू कैश, बाकी लोग कमेंट करेंगे तो जो, चलिए अब ठीक है। हमें पता है कि यदि हम भुगतान करते हैं तो हमारे यहाँ से कैश क्या हो जाएगा, चला जाएगा। अब कैश जा यानी कैश यानी एसेट्स जा रही है तो क्या एंट्री था, क्रेडिट उसको करते हैं, डेबिट बाट कम इन और क्रेडिट बाट गोज आउट था। यानी रियल अकाउंट में हम लोग जो रूल है गोल्डन रूल वो देखेंगे तो अपने क्या है, एंट्री गलत हो गया तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब सही करेंगे। गलत हो गया तो सही करेंगे ना। तो सबसे पहले करेंगे कि भुगतान किसे करें, पाल ट्रेडर को। पाल ट्रेडर्स को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, पाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट, और टू अपने यहाँ से कैश जा रहा था तो कैश अकाउंट, ठीक है। ये अपना एंट्री होता है, बाकी सभी का ठीक है, जय गुरुदेव, प्रेम कुमार, सनी, और बाकी लोग तो कमेंट किए नहीं। देखते हैं आगे। तो ये अपना नॉर्मल था, इरल ऑफ कमीशन से यहाँ तक अभी कुछ लेना देना नहीं था। यहाँ पे लिखा हुआ था, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ रहे हैं हम लोग कि इरल ऑफ कमीशन क्या होते हैं। 25,000 रुपये का भुगतान पाल ट्रेडर को किया गया, इस लेन देन का रोकड़ बही में सही अभिलेख हो गया है। क्या कि कैश बुक में अपना, ये तो एंट्री हमने कर लिया तो कैश बुक भी बनाएंगे तो अपना क्या करेंगे, 25,000 रुपया से एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया गया है, परंतु खाता बही में पोस्टिंग के समय एक तो पाल ट्रेडर का अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, पाल ट्रेडर का अकाउंट बनेगा, और एक अपना बनेगा कैश अकाउंट बनेगा, ठीक है। अब पोस्टिंग हम लोग करेंगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि परंतु खाता बही में खतौनी के समय यानी पोस्टिंग के समय पाल ट्रेडर के खाते में केवल 2500 रुपया जमा किया। यहाँ पे तो हम लोगों ने लिख दिया कि 25,000 रुपया है, ठीक है। पाल ट्रेडर्स के अकाउंट में हमने लिखा था कितना, 2500 रुपया लिख दिया, कितना लिख दिया है, यहाँ पे इनका अकाउंट में लिखना था 25,000, बट हमने लिख दिया 2500, क्या कर दिया 2500 लिख दिया, तो अब तो गलत हो गया ऑब्वियसली। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरर ऑफ कमीशन कहते हैं, यानी पोस्टिंग के समय में गलती हो जाए, ये भी ध्यान में रखना है। पता चलेगा कि जनरल एंट्री में गलती करेंगे तो वो अलग एरर्स हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ओवरऑल अभी हमने देखा कि जो पोस्टिंग वाली पॉइंट अभी हम देखा कि गलत पोस्टिंग हो रहा है, गलत खाते का योग हो रहा है, यानी खाते से संबंधित है, और अपना शेष भी गलत नहीं कर रहा है, और साथ में सहायक बहियों का जो योग करते हैं, सम करते हैं, उसमें कोई गलती हो जाए, प्रारंभिक बुक में अभिलेखन में कोई गलती है तो वो अपना एरर ऑफ कमीशंस कहलाते हैं। यहाँ तक हम लोग देखिए, यह एक लेख अशुद्धियां, मतलब क्या है कि लिखने में गलती हो गई है, ये तो प्रिंसिपल इसमें तो कुछ है नहीं, वहां ध्यान नहीं था। कभी कभी होता है ना कि 25,000 लिखना था बट लिखा गया 2500 ही, एक डिजिट छूट जाता है, तो ये अपना पोस्टिंग के समय होता है, तो वो एरर ऑफ कमीशंस कहलाते हैं। और मेन जो याद रखना है वो अपना याद ये रखना कि एरर ऑफ कमीशन इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को अपना क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। कैसे प्रभावित करेगा, आपको पता है कि एक अकाउंट हमने डेबिट 25,000 से किया हुआ है, और एक जगह जो क्रेडिट है, क्रेडिट 25,000 किए हुए और डेबिट 2500 किए हुए, तो ये तो दोनों का मैचिंग होगा, नहीं मैचिंग होगा। तो ध्यान में आपको ये वाली पॉइंट रखना है कि एरर ऑफ, पहले तो फाइंड आउट करना होगा कि एरर ऑफ कमीशन, क्वेश्चंस में दे दिया कि एरर ऑफ कमीशन क्या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करता है, तो एस कर देंगे, ठीक है। और यदि आपको दिया रहेगा इस तरह से एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल रहेंगे तो इस एग्जाम्पल से हम लोग पहले निकालेंगे कि कौन सा एरर है, ठीक है, कौन सी अशुद्धियां, उसको हम लोग पहले निकालेंगे, उसके बाद अपना ये जजमेंट पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि एरर ऑफ कमीशन इफेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को क्या करता है, ये प्रभावित अपना करता है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, तो एक सेकेंड वेट कर लीजिएगा, पिक्चर देख लेते हैं, काहे नहीं आ रहा है भाई, एक सेकेंड। चलिए अब तो आ रही है, क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं।
थोड़ा सा धुंधला है ना, इसे एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। एक सेकंड आप वेट कर लेंगे। चलिए अपना स्क्रीन पे ठीक ठाक आ जाएंगे। वो लाइव हुए तो उसके कारण वो सेटिंग चेंज था। तो देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आएंगे। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बताएगा। एरर ऑफ कमीशंस में किनको कोई डाउट है तो वो पूछ लेंगे, ठीक है? तो जस्ट कमेंट कर लेंगे आप लोग। कोई दिक्कत है इसमें तो एरर ऑफ कमीशंस में पूछ लेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि एरर ऑफ कमीशंस किससे कहते हैं। क्लियर है? कमेंट कीजिएगा एक बार, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई कमेंट आ नहीं रहा है तो कमेंट सेक्शन चेक करना पड़ेगा क्या फिर से? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अभी पिक्चर्स आया है तो कमेंट का इशू चल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, कमेंट आ रही है। मोएम जी का कमेंट आ गया, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे इतना आसानी से आपको पढ़ा रहे हैं। और ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही हम लोग एरर्स के बारे में देख लेंगे तो कल का सेशन में भी हो सकता है तो हम लोग इसका क्वेश्चंस भी सामने ले आएंगे। जिससे क्या होगा, ये आप क्या करेंगे, जो 3-4 जो अपना एरर्स है वो करने के बाद आप क्या होगा, हौच पौच होगा। देखते रहिए ना, यहीं पे ना। देखते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट अपना जो एरर है, सेकंड पॉइंट है, वो है एरर ऑफ ओमिशंस। इंग्लिश में कहते हैं एरर ऑफ ओमिशंस, और हिंदी में कहते हैं लोप अशुद्धियां। लोप का मतलब गायब हो जाने। क्या है? गायब हो जाने में भी दो पार्ट हो सकते हैं। या तो कुछ पार्ट गायब हो रहा है, जैसे आप मेरा पिक्चर देखिए, अभी आधा पार्ट गायब हो रहा है, आधा ही है तो। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा के पूरा गायब हो जाते हैं। तो दो तरह से लोप होगी, पूर्ण लोप अशुद्धियां और आंशिक लोप अशुद्धियां। देख लेते हैं कि लोप अशुद्धियां क्या है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। लोप अशुद्धियां प्रारंभिक लेखे की वहियों में अभिलेखन के समय क्या है, जो लोप अशुद्धियां होती है वो अपना प्रारंभिक लेखे के समय में हो जाती है, ठीक है? प्रारंभिक लेखे की वहियों में अभिलेखित के समय अथवा खाता बही में खतौनी के समय। एक तो प्रारंभिक लेखे के जब हम लोग के लेखे करते हैं उस समय ये ओमिशन हो सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? और आगे देख लेते हैं। खाते बही में खतौनी यानी पोस्टिंग करते समय ये हो सकता है, ये, ठीक है? और इसके बाद बताया गया था कि लोप जो ओमिशन है वो दो प्रकार है। एक है अपना पूर्ण लोप लोप अशुद्धियां, और सेकंड है आंशिक लोप अशुद्धियां। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस, एरर ऑफ पार्शियल कमीशंस। उम्मीद है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट आज कंफर्टेबल महसूस कर रहे होंगे। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपना है, तो देख लेते हैं कि क्या कि पूर्ण लोप अशुद्धियां क्या होता है, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस किससे कहते हैं, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब कोई लेन देन, क्या कि जब कोई लेन देन, यहाँ पे देखे थे प्रारंभिक लेखे की बात करें और पोस्टिंग की बात किए थे। तो जब कोई लेन देन पुस्तकों या बहियों में प्रविष्टि होने से पूरी तरह रह जाता है, यानी क्या है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन अपना है फुल्ली क्या है एंट्री नहीं हो पाया। मान लेते हैं कि आपने एक फर्नीचर खरीदा और उसका बुक में एंट्री नहीं कर पाया, जो आपके पास एक कंटेंट आया उसको चलानी आपने नहीं दिया, तो वो क्या हो गया, एरर्स ऑफ अपना कंप्लीट ओमिशंस के अंतर्गत आएगा। यानी पूरा का पूरा एंट्री हमने किया ही नहीं, क्या रफा सफर कर दिया सीधा का सीधा, ठीक है? तो ऐसी अशुद्धियां पूर्ण लोप अशुद्धियां कहलाती है। क्या पूर्ण लोप अशुद्धियां यानी एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस कहलाएंगे। आगे देख लेते हैं हम लोग कि मोहन को 10,000 रुपए की उधार बिक्री की प्रविष्टि विक्रय बही में न होना। क्या कि जो भी बुक था उसमें एंट्री हम लोग नहीं किए, साफा चट कर दिए, ठीक है? 10,000 रुपए का अमाउंट है, हम लोगों ने उधार बिक्री किया था बट उसका सेल्स में हम लोगों ने एंट्री ही नहीं किया है। तो इसे कहते हैं कंप्लीट एरर्स ऑफ ओमिशन। क्या है? कंप्लीट एरर्स ऑफ ओमिशन या एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन, ठीक है? तो ये पॉइंट में भी आसान पॉइंट है, इसमें तो उतना कुछ है नहीं आपको समझने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, यदि जो गायब हो जाएगा चीजें तो उसे हम लोग एरर ऑफ ओमिशन में लिए थे। अभी क्या कर रहे थे, पोस्टिंग करने में कुछ डिजिट आगे पीछे हो गया तो एरर ऑफ कमीशन में लिए थे, ठीक है? तो कमीशन में इधर उधर हो रहा है, ओमिशन में गायब हो गया। नाम से तो हिंदी में देख लेंगे तो लोप का मतलब गायब होना। फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पीडीएफ पे आपको जो है वो आपने समझ लिया। सेकंड पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा कुछ पार्ट, लेकिन और भी देख लेते हैं। अंश लोप अशुद्धियां,
पार्टली ओमिशन जो है वो अपना देखते हैं जब एक लेन देन की प्रविष्टि क्या है, जब एक लेन देन की कोई भी एक ट्रांजेक्शन है उसकी जो एंट्री है प्रविष्टि है बाह्यों में होने से आंशिक रूप से क्या होते हैं रह जाती है, आंशिक रूप से अपना रह जाती है, तो ऐसी अशुद्धियां आंशिक लोप अशुद्धियां कहते हैं, यानी कुछ पार्ट रह जाता है डेबिट किए और क्रेडिट नहीं किए। ठीक है, एक में डेबिट किया और एक में क्रेडिट नहीं किया, तो क्या हो गया, एक जगह तो लिख लिया एक जगह नहीं, एकदम पूरा का पूरा नहीं लिखे हैं, तो उसे कहते हैं आंशिक रूप से। नहीं डेबिट और एंट्री तो करेंगे तो पूरा का मतलब क्या है कि एक क्रेडिट और एक डेबिट करना है, बट हमने डेबिट नहीं किया, एक जगह एक अकाउंट में हमने क्या कर लिया है डेबिट कर रखा है, या तो क्रेडिट कर रखा है डेबिट नहीं कर रखा है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल्स है वो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल है वो देखते हैं। यदि मोहन के उधार बिक्री प्रविष्टि क्या है, जो मोहन के उधार बिक्री प्रविष्टि बिक्री बही में हो जाती है, मोहन को हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स किया तो सेल्स बुक में हमने एंट्री कर लिया, क्या कर लिया एंट्री कर, परंतु बही विक्रय बही से खतौनी जो हम लोग क्या करेंगे, मोहन को उधार बेचें तो मोहन को तो करेंगे ना, सेल तो अपना होगा ही, यदि क्रेडिट सेल कर रहे हैं तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है, तो सेल अकाउंट में हमने एंट्री कर ली, बट मोहन की जो अकाउंट है उसमें किए ही नहीं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिक्री बही से खतौनी मोहन के खाते में नहीं हो पाता है, क्या जो भी लोप था, साउंड साउंड नहीं आ रही क्या, साउंड तो ठीक है ओके है। चलिए जय गुरुदेव, अपना जो एक बार एग्जिस्ट होके आ जाएंगे। ठीक है, तो आंशिक लोप को अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि एक जगह हम लोग लिखते हैं एक जगह नहीं लिखते, यानी आधा लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, इसे हम लोग आंशिक लोप अशुद्धियां कहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे देखते हैं कि द एरर्स ऑफ कमीशन इफेक्टेड इन ट्रायल बैलेंस, एरर ऑफ जो कमीशन आपका था, अच्छा कमीशन वाली पार्ट यहाँ पे आ गया, कोई नहीं, तो ये देख लेते हैं जो अपना आंशिक लोप होगा तो क्या ट्रायल बैलेंस अपना प्रभावित होगा या नहीं होगा। ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो आंशिक होगा तो प्रभावित होगा कि नहीं होगा, कमेंट करके बताइएगा कि ट्रायल बैलेंस आंशिक पार्शियल जो ओमिशंस होंगे तो उससे क्या अपना ट्रायल बैलेंस प्रभावित होगा, क्योंकि एक जगह डेबिट किए हैं और एक जगह नहीं किया। यहाँ पे हम लोग क्या करते थे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस को हम अपना लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो इफेक्टिव होंगे, तो क्वेश्चन आपको यही आते हैं कि क्या प्रभावित होते हैं या नहीं होते, ये आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो और ये फर्स्ट देखते हैं कंप्लीट ओमिशंस हो रहे थे, तो इसमें क्या ट्रायल बैलेंस अपना प्रभावित होंगे या नहीं होंगे। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशंस हैं, जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट हम लोग किया, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस प्रभावित होंगे, ये बताएंगे। जो ट्रायल बैलेंस क्या है, परवीन जी का कमेंट है या नहीं हो गया, और सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए कमेंट कर लेंगे, नहीं होगा। सौरभ कुमार जी का भी कमेंट आ गया है, और किसी का कोई कमेंट है वो अपना बताएंगे। चलिए तो जल्दी से कमेंट करेंगे। तीन लोग का कमेंट आया, पहले आप लोग कमेंट करेंगे उसके बाद आगे आप चलेंगे। ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। बाकी सबको ठंडा लग रहा है क्या। चलिए चलिए, तो अब उम्मीद है कि चीजें आप लोग समझ रहे हैं। मोइन जी का भी आ गया कमेंट, नो मतलब चीजों को आपको समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, और क्वेश्चंस आपको यहीं से आएगा। मान लीजिए कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आज क्लियर है। ठीक है, तो आगे चीज बट ध्यान रखना है कि चीजों को याद रखनी है, पढ़ने टाइम में तो सब चीज याद रहेंगे, तो रिविजन्स करते रहेंगे, और पीडीएफ आपको एप्लीकेशंस पे जो है वो आपको अपडेट अपलोड है ही, वो देख लेंगे। आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। अपना नेक्स्ट जो इरर्स है अशुद्धियां वो देखेंगे कि क्षति पूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग इरर। अब क्षति पूरक तो ऐसे शॉर्ट में हमने समझा दिया था कि पापा की परी ने आपकी बाइक में मार दिया है, फिर ठीक है सर केवल लेख की अशुद्धियां ही ट्रायल को प्रभावित करती है। चलिए लेख की अशुद्धियां ही प्रभावित करती हैं, ठीक है देख लेते हैं।
वो लास्ट होने दीजिए, उसके बाद डिस्कशन चलेगा इस पर। तो अंक गणितीय शुद्धि होगा तो लेख की अशुद्धियां ना होगा। जैसे इरस ऑफ कमीशन यदि कंपनसेट ये हो जाते हैं, एक जगह डेबिट और एक जगह क्रेडिट हो रखी है, तो क्या आपको ये प्रभावित करेगा? ट्रायल बैलेंस को नहीं करेगा। ठीक है, तो वो अपना जो इरस है अशुद्धियां उसका जो प्रभाव है वो आपको सामने से दिखाई देगा। ठीक है, और ऐसा कुछ है नहीं। देख लेते हैं इसे हम लोग क्षति पूरक अशुद्धियां, कंपनसेटिंग इरस। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां, क्या है कि दो या दो से अधिक, कम से कम तो दो अशुद्धि होगा तभी ना। मान लेते हैं कि हम, अच्छा पहले कर देते हैं उसके बाद समझाएंगे, पढ़ लेते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक अशुद्धियां इस प्रकार हो जाती है कि इनका शुद्ध प्रभाव खाते के नाम पक्ष और जमा पक्ष पर नहीं पड़ता है। क्या है, जो शुद्ध प्रभाव होना चाहिए था, अगर गलती लिखे तो उसका तो प्रभाव होना चाहिए था, बट नाम पक्ष व जमा पक्ष पर नहीं पड़ता है। तो ऐसी अशुद्धियां क्षति पूरक अशुद्धियां कहलाती है। क्या ऐसी अशुद्धियां का हम लोग क्या कहते हैं? क्षति पूरक अशुद्धियां कहते हैं। ठीक है, तो जैसे समझ लेते हैं कि क्षति पूरक किस तरह से हुआ। मान लेते हैं कि गलती से हमने राम अकाउंट डेबिट कर दिया है 100 रुपये से। क्या कर दिया? राम के अकाउंट को डेबिट कर दिया है 100 रुपये से। कहीं पे करना था बट हमने राम को अकाउंट को डेबिट कर दिया। आगे चल के हमने गलती से या तो राम ही के अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, गलती से फिर हमने गलती एक कर दिया और 100 रुपया फिर इनका क्रेडिट कर दिया, या तो राम को ना कर किसी मोहन को गलती से कर देते हैं। मोहन से अकाउंट है, इनका अकाउंट में हमने गलती से क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? गलती से इनको हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये डेबिट अपना क्या था? गलत था, तो डेबिट बैलेंस बढ़ रहा था, बट पता चला कि मोहन की भी जो एंट्री है वो भी क्रेडिट गलत हो रखा। एक जमा डेबिट हो रखा, एक जमा क्रेडिट हो रखा, तो ये दोनों का इफेक्ट अपना क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो क्या इससे ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा? अब बताएंगे कि क्या इससे ट्रायल बैलेंस पे प्रभाव पड़ेगा। कंपनसेटरी का मतलब एक गलती दूसरी दूसरी जो गलती हुआ, जो पहली गलती को क्या कहता है? छिपा लेता है। चलिए, रश्मि कुमारी का कमेंट आ गया नो, पंकज कुमार का नो। तो यहाँ पे देखेंगे यदि एक जो गलती है वो अपना क्या होता है, दूसरा का जो गलती हुआ था उसको फर्स्ट गलती को छिपा लेते हैं, या फर्स्ट गलती सेकंड गलती को छिपा लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा? इस अशुद्धि को हम लोग कहते हैं क्षति पूरक अशुद्धियां, यानी कंपनसेटिंग इरर्स करते हैं। अब क्षति पूरक अशुद्धियां जैसे ही देखेंगे हम लोग कहेंगे कि ये अशुद्धियां तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करेंगी, क्योंकि एक जमा डेबिट लिख रखा और एक जमा क्रेडिट, और तो हम लोग ट्रायल बैलेंस में लिखते क्या है? डेबिट और क्रेडिट को, दोनों को ही सम करते थे। तो यहाँ भी 100 रुपया है और यहाँ भी 100 रुपया, तो ये क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? तो अब क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो स्लाइड है वो आपका क्लियर होगा। कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कंपनसेट का मतलब समझ गए हैं कि जो भी गलतियां हुआ है, नेक्स्ट हमने अकाउंटिंग के थ्रू में चलेंगे तो एक और गलती करते हैं तो पहला गलती क्या हो जाता है? सही हो जाता है। ओवरऑल क्या है ये हम लोग देख रहे थे कि कौन सी गलतियां हैं जिससे अपना ट्रायल बैलेंस प्रभावित होते हैं या नहीं होते हैं। इसके बाद हम लोग जो करेंगे, जो इरस होने के बाद यानी अशुद्धियां करने के बाद समझ लेंगे कि कौन कौन से अशुद्धियां हैं, तो उसकी फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन करेंगे, किस तरह से इसे हम लोग सही कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं वो आज वाली स्लाइड से अपना मस्त क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, वो देख लेना है, फिर क्वेश्चंस भी साथ में कर लेंगे, या तो फिर सैटरडे को ही कर लेंगे तो वो कवर हो जाएंगे। जो भी थ्योरी है ठीक है, लगातार करेंगे ना, तो आज हमने किया, कल क्वेश्चन सेशंस कर लेंगे, सही तो सब बना दीजिएगा, बट आगे चल के भुतला जाएगा। बट अब सैटरडे को करेंगे तो उससे क्या हो जाएगा कि कुछ दिन आपकी माइंड में ये चीजें ठहरी है या नहीं ठहरी है, उससे फिर सेकंड रिविजन भी हो जाएंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस के नाम पे आप लोग को रीड करके आना है अपने नोट्स को। तो आगे देख लेते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। अब नाम से ही देख रहे हैं हम लोग कि एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल्स हमने पढ़े हैं उसी में किसी प्रकार की गलती हमने कर दिया था। जैसे मशीन में करना था
तो हमने कर दिया बेजेज में कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की जो गलतियां होती है नहीं, सैद्धांतिक जो भी गलतियां है वो क्या है, सिद्धांत के परे हो गया है। ठीक है, जो अपना सिद्धांत फॉलो करना था उसे हम लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग अब। लेखांकन प्रविष्टियां लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार अभिलेखित की जाती है। क्या है? आपको पता है कि जितना भी हम लोग अकाउंटिंग का एंट्री करते हैं वो अपना अकाउंटिंग कंसेप्ट के थ्रू ही करते हैं, इसके सिद्धांत के अनुसार करते हैं। अब इरर्स की बात है कि सैद्धांतिक अशुद्धियां, तो वो देख लेते हैं। यदि इन सिद्धांतों में किसी का उल्लंघन हो जाता है, जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़ा उसमें यदि कोई उल्लंघन हो जाती है या उन्हें अनदेखा कर दिया जाए, तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई अशुद्धियां को सैद्धांतिक अशुद्धियां के रूप में माना जाता है। तो ओवरऑल समझ गए कि जितने भी सिद्धांत है उसको यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो वो अपना सैद्धांतिक प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आ जाएगा, सॉरी सैद्धांतिक अशुद्धियां के अंतर्गत आ जाती है। जैसे देख लेते हैं हम लोग कि सैद्धांतिक अशुद्धियां जो है वो पूंजीगत या आयगत के रूप में व्यय अथवा प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण हो सकता है। जिसको जो भी कैपिटल इनकम है उसे हमने रिवेन्यू कर दिया, सेल्स इनकम हो रहा है उसे हम लोग रिवेन्यू कर देते हैं, वो हो जाता है। ये तो सबसे सिंपल अपना जो है कि मशीनरी को इंस्टॉल करते हैं, क्या कहते हैं, इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो इसका जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो है उसे हमें कहाँ पे ट्रांसफर करना है, बेजेज। जैसे इस पे दिया इंस्टॉलेशन का बेजेज दिया है, इंस्टॉलेशन के लिए हमने बेजेज दिया, तो ये जो कोई मशीनरी को इंस्टॉल करना था उसके लिए हमने बेजेज दिया यानी मजदूरी दिया। तो वो हम लोग क्या कर लेंगे, बेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश। क्या ये सही हो जाएगा, आप बताइएगा कि बेजेज यदि हमने कोई भी मशीनरी को इंस्टॉल किए हैं और इसके लिए हमने क्या किया, जो एंट्री पास कर दिया वो क्या है, बेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो क्या यह एंट्री अपना सही है, बेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट यानी बेजेज पेज ऑन इंस्टॉलमेंट। तो क्या है एंट्री यह सही है, नो नो। चलिए विजय जी का नो। चलिए तो ठीक है, तो ये इसका जो एंट्री होगा क्या होगा, हम लोग को पता है कॉस्ट कंसेप्ट के थ्रू कि जो इसका जो अमाउंट है वो अपना जाएगा मशीनरी में चला जाएगा, किस में ऐड हो जाएगा, मशीनरी में चला जाएगा। तो जो भी मशीनरी या कुछ भी एसेट्स है तो कैश अकाउंट नहीं, अपना सही जगह ये अपना गलत हो जाए। तो इस तरह की जगह यदि कोई गलती होती है तो वो अपना क्या कहलाते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल कहलाते हैं। तो उम्मीद है कि सारे प्रिंसिपल्स आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब हम लोग कुछ आगे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये एग्जाम्पल के रूप में दिया हुआ है तो एग्जाम्पल भी देख लेंगे और एरर ऑफ अपना प्रिंसिपल से ज्यादा क्वेश्चंस भी परसेंटेज कहेंगे ज्यादा है, आता तो सभी मैंने एरर्स है बट इसका जो परसेंटेज है कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। चलिए कमेंट क्या कहते हैं, एंट्री भी आ गया कमेंट में। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब चर्चा जो हम लोग करेंगे वो देखते हैं, भवन के विस्तार पे। क्या है, कोई भी आपका बिल्डिंग है इसके विस्तार पे व्यय किया गया पूंजीगत व्यय माना ही जाना चाहिए। यदि आप बिल्डिंग के एक्सपेंड करें, इसकी कैपेसिटी आप एक्सपेंड करें, तो वो जो एक्सपेंसेस हम लोग करेंगे, जो खर्चे करेंगे वो क्या है, पूंजीगत यानी कैपिटल एक्सपेंस माना जाएगा। और संपत्ति खाते में नाम करेंगे, कहाँ पे करेंगे, संपत्ति खाते में नाम करेंगे। यानी इसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं या बिल्डिंग में कोई विस्तार कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो भी एक्सपेंस होगा वो डेबिट किस में करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट में, या जो अपनी संपत्ति कोई भी संपत्ति है तो उसको हम नाम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके स्थान पे यदि यह राशि रख रखाव व मरम्मत खाते में नाम लिख दिया जाता है तो यह आयगत व्यय बन जाएगा। जो भी एक्सपेंसेस हम लोग यदि बिल्डिंग पे कर रहे थे विस्तार करने के लिए, यानी इसका इफिशियंसी अपना बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, रख रखाव या रिपेयरिंग में डाल देते हैं, तो ये अपना क्या हो जाएगा, आयगत व्यय यानी रिवेन्यू इनकम के रूप में ये आ जाएगा, आयगत व्यय बन जाएगा। इस प्रकार यह एक सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाएगा। हम लोग को डालना था मशीनरी में बट हमने डाल दिया है एक्सपेंसेस में, डाल दिया अलग एक्सपेंसेस का अकाउंट खोल दिया है, तो वो अपना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सैद्धांतिक अशुद्धियां हो जाएगी। जो हमने एग्जांपल मशीनरी वाला था वही है, जैसे जो भी एसेट्स होंगे उसी पे इस तरह के कुछ लागू होते हैं। आगे देख लेते हैं।
इसी प्रकार से यदि किसी मशीन का उद्धार क्रय किया गया और उसका अभिलेख मूल रोजमांस के स्थान पे क्रय बही में कर दिया जाता है। जो भी अभिलेख है वो क्या करना था, रोजमांस के स्थान पे हम लोग क्रय बही में, परचेज बही में कर लेते हैं। या फिर मकान मालिक को किराया दिया तथा रोकड़ बही में मकान मालिक को भुगतान के रूप में अभिलेखन कर दिया। जैसे जो रेंट उंट देते हैं मालिक को दिए तो मालिक का नाम दिया, बट रेंट के लिए हम लोग क्या करते थे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो एंट्री था उस समय भी कुछ आपका कमेंट आया था इस पे, तो ये कौन सा एरर्स है वो आपको अब यहाँ से समझ में आ गया होगा। जैसे मकान मालिक को किराया दिया गया तो उसे रोकड़ बही में मकान मालिक को भुगतान के रूप में अभिलेखित कर दिया जाता है, तो यह सैद्धांतिक एरर है। क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स मान लेते हैं इसे हम लोग। अब यहाँ पे देखेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल्स में क्या है कि अमाउंट टाई बैलेंस में तो खेल रहा है, अमाउंट का मैच करेगा या नहीं मैच करेगा वो तो अमाउंट का, बट प्रिंसिपल्स ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, डिजिट में कोई चेंजेस है, जो भी डिजिट है वो अपना सेम रहेगा। आप तो ये मशीनरी में डेबिट कर दो या जहाँ पे डेबिट कर दो, तो वो अपना क्या है, डिजिट अपना अंक समान रहेगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ कि यह अशुद्धियां तलपट प्रभावित नहीं करती। क्या कहते हैं, तलपट पर, यानी एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है वह अपना अशुद्धियां इंग्लिश में लिखिए, लिखना चाहिए डिफिनेशन में। मैं इंग्लिश में लिखना चाहिए डिफिनेशन में। चलिए वो आप लोग, चलिए यहाँ पे ध्यान देते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल्स समझ में आ गया होगा। तो यह अशुद्धि जो है वो अपना ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करता है। अब आगे चलेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट बहुत परेशान है। चलिए देख लेते हैं। तलपट यानी ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करने वाली अशुद्धियां जो थी वो एक बार शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। यह अशुद्धियां केवल एक खाते में हो सकती है। क्या है, जो कुछ समझ में नहीं आया फिर से, हाँ कुछ समझ में नहीं आया। ये वाली पॉइंट जो है वो आपका एग्जाम्पल है, ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए एरर ऑफ प्रिंसिपल फिर से देख लेते हैं, एग्जाम्पल है, हाँ ठीक है, वो एग्जाम्पल है, उसमें कुछ था नहीं, वो दो तीन एग्जाम्पल एक साथ आपको लिखा हुआ था। जैसे हमने आपको बताया कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब हमें पता है कि जो भी मशीन हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो मशीन अकाउंट में डेबिट करना है, ठीक है। तो यदि ये डेबिट करना है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो होता है ध्यान नहीं रहता, तो इंस्टॉलेशन का बेजेस हमने पे किया है तो इसे बेजेस अकाउंट डेबिट कर दिए और टू कैश कर दिया। क्या कर दिया, टू का इधर लिख देते हैं, कर दिया हमने बेजेज अकाउंट डेबिट और टू कैश कर दिया। तो ये जो अकाउंट जो हमने एंट्री बनाया वो अपना क्या है, ये सिद्धांत के खिलाफ है। क्या, प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। क्या, ये अपना प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो इसीलिए क्या कहते हैं, ये अपना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल्स इसे ही कहते हैं, ठीक है ना, कि जो आपको करना था सिद्धांत के हिसाब से इसका जो एंट्री होगा वो अपना होगा कि मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। सिद्धांत ये कहता है कि ये मशीन में जाएगा, बट हमने बेजेज में एक्सपेंसेस में डाल रखा, तो वो इसी एरर्स को हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट इस साइड भी था अपना, जैसे हमने रेंट पे किया मकान मालिक को, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मकान मालिक अकाउंट डेबिट, मोहनलाल मकान मालिक अपना है, तो मोहनलाल को हमने डेबिट कर दिया और टू कैश कर दिया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सिद्धांत के हिसाब से गलत हो जाएगा, क्योंकि रेंट जब पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट करना और टू कैश करना है, तो इसे हम लोग कहते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। अब उम्मीद है सुधांशु चौधरी जी को समझ में आ गया होगा कि और कोई दिक्कत है। ये अपना एग्जाम्पल है ना, जैसे भवन को हमने एक्सपेंड करा है, इसकी इफिशियंसी में हम लोग विस्तार कर रहे हैं, तो इस पे जो एक्सपेंस होगा उसे हम लोग डालना है भवन के अकाउंट में ही, ना कि रिपेयरिंग में डाल देना है, ठीक है। कैपेसिटी चेंज होंगे तो वो अपना भवन के अकाउंट में ही जाता है, ये अपना सिद्धांत ही है। क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख रहे थे कि किस किस तरह से अशुद्धियां तलपट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से अशुद्धियां थी, कि एक खाते में यदि अशुद्धियां हो जाती है, डेबिट और दो खाते हम लोग करते हैं ना, तो एक खाते में अशुद्धि कर दे तो वो प्रभावित कर देगा।
योग की अशुद्धियां, किसी खाते के योग को आगे ले जाने में यदि आप अशुद्धि कर देते हैं। शेष की अशुद्धियां, सही खाते का गलत खतौनी, यानी जो भी सही अकाउंट था उसको आपने गलत पोस्टिंग कर दिया है। तलपट को नहीं प्रभावित करने वाली अशुद्धियां को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। प्रारंभिक लेखे पुस्तक में लेखा भूल गए, यानी जो एंट्री करना था, कोई भी मान लेते हैं कि ये पेन हमने परचेज करके लाया बट इसका एंट्री करना था, ये भूल गए, कहानी खत्म हो गया, कुछ कहीं पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक वाउचर्स का मिलान नहीं होगा, ये जो एरर्स है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो ये तो अपना ट्रायल बैलेंस को प्रभावित ही नहीं करेगा। नेक्स्ट है लेखा वही में लेन देन को गलत अभिलेखन। क्या लेन देन का अपना गलत अभिलेखन लेखा वही में कर दिया है, यानी 10-10 रुपये से डेबिट और क्रेडिट दोनों कर रखा है, तो उससे भी प्रभावित नहीं पड़ेगा। खतौनी करने से पूर्णतया रह जाना, मतलब है कि जो हमने एंट्री तो कर रखा था, जनरल बना रख गया, उसको जब लोग हमको पोस्टिंग करना था तो एक पोस्टिंग पूरा का पूरा हम लोगों ने गायब कर दिया, तो उससे भी प्रभावित नहीं करेगा। सही पक्ष में गलत राशि का खतौनी, यानी पोस्टिंग, खतौनी का मतलब पोस्टिंग, सही पक्ष में यानी डेबिट पक्ष में गलत राशि हमने कर लिया है। दोनों तरफ होना चाहिए ना, सही पक्षों में गलत राशि की खतौनी, डेबिट और क्रेडिट दोनों में अपना हो जाएगा। सैद्धांतिक अशुद्धियां जो तो नहीं प्रभावित करता ही है। धीरे चले, अच्छा धीरे चले सर, तो इसमें कुछ नहीं है ना, वो पीछे वाला चीज ही है, ये कुछ है नहीं। इसमें देख लेंगे कि सही पक्ष में गलत राशि की पोस्टिंग करने में अपना गलत हो जाएगा, तो ये तलपट को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन डेबिट क्रेडिट दोनों को मैंने सेम ही अमाउंट से जाएगा तब, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, जो हमने पढ़ा रखा ना स्टार्टिंग में उतना स्लो में, वही सब है, इसको उतना ध्यान नहीं देना है, इसको उतना नहीं भी ध्यान दीजिएगा तो चलेगा, दोनों पार्ट को उतना नहीं ध्यान दीजिएगा तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। जो हमने पढ़ रखा वो शॉर्टकट के लिए यहाँ पे था। बट आज का कुछ क्वेश्चन है सर, मैं ईपीएस से फॉर्म फिल किया हूँ, फिल करने के बाद पता चला कि मैं कॉमर्स के लिए ही एग्जाम लिया जाएगा, तो ऑल कॉमर्स का सब्जेक्ट की तैयारी करना होगा। हाँ, ऑल समय मॉर्निंग में इनको फोन किए थे तो बताए थे, फिर एक ही क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। ऑल क्वेश्चन को आपको करना है। आगे देख लेंगे। फर्स्ट का जो कमेंट है वो आना चालू हो गया, विजय कुमार जी का। टैबलेट में कितने खाने होते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, जब एमसीक्यू करेंगे तब दिखेगा, 3-4 जगह पूछा हुआ। चलिए, परवीन जी का 4 आ गया है, विजय जी का 4 आ गया है, और कमेंट करेंगे। पिंकी कुमारी जी का 4 आ गया, पिंकी जी बहुत देर के बाद। सौरभ जी का 4, जय का 4, और प्रेम का भी 4 आ गया। चलिए, तो इतना कमेंट के बाद समझ में आपको सभी को आ गया होगा। पंकज जी का 4 आ गया। जो तलपट के जो कॉलम्स होते हैं या खाने जिसे कहते हैं वो 4 होते हैं। एक हो गया अपना टाइटल, फिर लेजर फोलियो, जनरल फोलियो, लेजर फोलियो, ठीक है। उसके बाद अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। कितना कॉलम हो गया, 1, 2, 3 और 4। उम्मीद करते हैं आप याद हो गया होगा। आगे देखते हैं कि तलपट यानी ट्रायल बैलेंस को तलपट बनाकर जांच की जाती है। अब तलपट हम लोग बनाते हैं तो किसकी जांच करते हैं, तलपट बनाने से किसकी जांच होती है, कमेंट करके बताइएगा। तो तलपट बनाने से किसकी जांच होती है, हीरस की। कल वाला क्वेश्चन, हाँ अभी सही है, यहाँ जूही परवीन जी का है, प्रेम कुमार का सही है। अंग नीति है, अंग नीति को जांच करते हैं, किसका क्या कहते हैं, इरस तो हम लोग थोड़े तो पता चल पाएगा, अंग नीति या शुद्धता इससे पता चलती है। क्या डिजिट में यदि हो गया है कुछ गलत, वो विजय कुमार का भी आ गया, प्रेम कुमार का। चलिए बिल्कुल, चलिए वजय जी का भी सही है। अंग नीति अशुद्धि को हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। ये भी अपना समझ में आ गया कि अंग नीति अशुद्धि, अंग नीति अशुद्धि अर्थमेटिकल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि थर्ड नंबर सर, तलपट में दिए गए स्टॉक को यदि ट्रायल बैलेंस में स्टॉक लिखा हुआ है तो इसे कहाँ हम लोग दिखाया जाएगा, कहाँ पे दिखाएंगे, डिजिट नंबर से। चलिए आगे बताएंगे कि तलपट में यदि स्टॉक को दिया हुआ तो हम लोग कहाँ पे शो ऑफ करेंगे, एसेट्स, 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 एसेट्स नहीं लिखना था आपने, चिट्ठे में या बैलेंस शीट में। चलिए जूही परवीन जी का, प्रेम जी का, ब्रजेश कुमार जी का बैलेंस शीट आ गया है, जय का भी बैलेंस शीट आ गया है। तो जो भी अपना
ट्रायल बैलेंस में स्टॉक है तो उसे हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में करते हैं। सुधांशु और सौरभ BS। चलिए तो कहाँ पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हम लोग ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 4th नंबर के ऊपर। तलपट बनाने से तलपट बनाने के लिए साधारणतः किस विधि का प्रयोग, नॉर्मली हम लोग कौन सा विधि का प्रयोग करते हैं, मोहिम जी का भी आ गया, परवीन जी का शेष मेथड कमेंट करेंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस बनाने की जो नॉर्मल विधि है वो अपना है शेष योग विधि, शेष विधि, शेष विधि। चलिए सबको याद है, कल का पॉइंट याद है, इसी तरह से याद रखिएगा। बैलेंसिंग मेथड क्या, शेष विधि, बैलेंसिंग मेथड। नेक्स्ट देखेंगे तलपट तैयार करने का आधार क्या होता है, बेस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या होगा। फिर चलिए प्रवीण जी तो आज सबसे पहले कमेंट करें लेजर, लेजर। चलिए प्रेम कुमार का भी लेजर्स आ गए हैं, तो जय का भी लेजर्स, 5 लेजर, लेजर सौरभ जी का लेजर्स है, सुधांशु चौधरी का लेजर्स है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक सभी का जो आज कमेंट था वो बिल्कुल परफेक्ट आया। 5 क्वेश्चंस में 5 आप सभी का सही हुआ है। तो उम्मीद करते हैं चीजों को आप लोग याद रखेंगे और जो भी रेक्टिफिकेशन हमने किया है वो आप लोग याद रखिएगा। और इस पे जो क्वेश्चंस होंगे वो मे बी नेट का इशू नहीं है इसलिए। चलिए प्रवीण जी का नेट का आज इशू नहीं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत के बाद इनका नेट आज चल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं, फिर हम लोग जो कल करेंगे वो रेक्टिफिकेशन और इधर करेंगे। मे भी हो सकता है कि सैटरडे को MCQ जो ट्रायल बैलेंस का वो ना करके जो बेसिक्स का हम लोग को बचा हुआ है, जैसे लेजर का बचा हुआ है, अभी तो हमने जो स्टार्टिंग में किया था नॉर्मल डिफिनेशंस या जो कंसेप्ट था उसका ही क्वेश्चंस किए हैं। तो आगे चल के डिले हो जाएगा, ये नहीं कि फिर अब सैटरडे होगा तो सर 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 तो दिक्कत हो जाएगा। सर पता चला कि कितना फॉर्म गिरा, अभी कैसे पता चलेगा जी, आज तो लास्ट डेट ही है ना, कहीं से इंफॉर्मेशन थोड़े ना पता चलेगा, वैसे ही कहीं पे न्यूज वाले लिखेंगे तभी पता चलेगा, ऐसे मे बी नो डाउट कुछ पता नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो फार्म के लिए किस लिए टेंशन में रहता है, अपना तैयारी कीजिए ना, फार्म कितना गिरे उससे क्या लेना देना है। जो तैयारी करेंगे, जो अच्छे से पढ़ेंगे उन्हीं का सिलेक्शन होने वाला है ना। 1400 के करीब, 14 लीजिए कमेंट आ गया, 1400 के करीब गिरा है। सारा जी के पास इंफॉर्मेशन आया है दीपक कुमार का। चलिए अच्छा 14,000 लिखे हैं, चलिए इसी तरह से वायरल होगा, लिखिए ना 2-3 जगह लिखिए आप लोग ग्रुप में। हाँ 24,000, 2-3 जगह खाली 24-24 लिख दीजिए, सब लोग वायरल यही हो जाएगा कि 24,000 गिरा है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो अपना क्या करना है, तैयारी करना है बढ़िया से, और भी सब्जेक्ट है वो आप करेंगे। तो आज तो यूट्यूब पे क्लास नहीं ले पाए थे, वो ऑफिस में ही डिले हो गई थी। तो ठीक है, आप सभी को फिर हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे अपने 8 बजे टाइम में ही, रेक्टिफिकेशंस और एरर के साथ आएंगे। गुड नाइट, टेक केयर।